दोस्तों, मेरा मानना है कि युद्ध किसी भी अच्छे नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। मतलब कि जीते कोई या हारे कोई, जान और माल का नुकसान तो तय है। और इसके चलते जितने भी सोल्जर्स या फिर वहाँ पे जो भी लोग मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, उन सब के जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो बिलोंगिंग्स हैं, उनके पीछे जो रहते हैं, उनके परिवार या कोई भी, उन सबको काफ़ी तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। और इन सब से गुजरने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक रहेगा कि युद्ध अच्छे नतीजे पे पहुंच सकता है। मुझे नहीं लगता। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखने को मिला था 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। जी, मैं बात कर रहा हूँ आज तक के इतिहास में हुए गए एकमात्र परमाणु हमले के बारे में। ये मैंने एकमात्र परमाणु मैंने सिर्फ एक ही बार हुआ है, मगर दो अलग अलग जगह पर हुआ है, एक ही देश के ऊपर, जापान के ऊपर। जी, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 पूरा जो नेशंस थे, जितने भी नेशंस थे, वो अपने आप को दो टीम में बांट लिए थे। दो पावर, एक था एक्सिस पावर, दूसरा था एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, हंगरी ऐसे कुछ देश थे। वहीं पर दूसरी तरफ एलाइड पावर में यूके, यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश बिलोंग करते थे। जब जर्मन के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर का मौत हो गया तो पूरा नाजी सेना जो था वो बिखर सा गया, और इसके चलते एक्सिस पावर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। मगर तभी भी जो जापान थे वो डट के सामना किया था, वो तभी भी खड़ा था। और वही उस वक्त एक्सिस पावर का सबसे ज़्यादा ताकत था, मैंने द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन एक्सिस पावर। और वहाँ का जो राजा था हिरोहितो, उन्होंने कभी भी ना झुकने का कसम खाया था। और इसके चलते उसने प्लान भी बनाया कि अमेरिका के ऊपर उसको एक बड़ा हमला करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो जो कंटिन्यू करेंगे, तो उससे पहले वेलकम आप सबको मेरे चैनल क्यूरियस कौशिक में। सो लेट्स कंटिन्यू। तो जब राजा हिरोहितो ने प्लान बनाया कि अमेरिका के ऊपर हमला करना था, पर इस प्लान का भनक पड़ गया अमेरिका को। और वहाँ का प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने प्लान बनाया एटॉमिक हमले का जापान के ऊपर। और उसने दो शहर को चुना था, एक था हिरोशिमा और दूसरा था कोकुरा। पर आगे चल के ख़राब मौसम के कारण उसने कोकुरा के बजाय नागासाकी पर ही गिरा दी दूसरा बम। तो पहला बम के नाम आप सब तो जानते ही होंगे, लिटिल बॉय, और दूसरे का नाम था फैट मैन। तो ये सब जो पूरा घटना था, अब ये तो एक इतिहास में दर्ज ही है। आप अगर चाहो तो किसी जगह पर पढ़ सकते हो। मगर जैसे कि टाइटैनिक फिल्म ने आपने देखी थी, रोज़ और जैक, उन दोनों के नज़र से हमने पूरा टाइटैनिक फिल्म देखा था, उसी तरह से आज ये बात हम सब देखने वाले हैं एक ऐसे इंसान के आंखों से जिन्होंने ये दोनों ही बमबारी के दौरान सरवाइव किया। उसका नाम था त्सुटोमू यामागुची। कुल मिलाकर 2,60,000 लोग सरवाइव किए थे इस दोनों जगह पे परमाणु हमला होने के बाद। उनमें से 165 लोग ऐसे थे जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पे ही इसका शिकार हुए थे और सरवाइव भी किए थे। उनमें से एक नाम है जो आज का हमारा हीरो है कहानी का, उसका नाम है त्सुटोमू यामागुची, जो उस वक्त 29 वर्षीय एक नेवल इंजीनियर थे और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम करता था। और बिजनेस ट्रिप के दौरान वो उस वक्त 3 महीने के लिए बाहर गए थे और इसीलिए वो हिरोशिमा में थे। उसका बिजनेस ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उसने उस वक्त अपने कॉलीग के साथ एक ऑयल टैंकर की डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहा था। और नेक्स्ट दिन, मतलब कि 6 अगस्त उसे लौटना था। तो 6 अगस्त मॉर्निंग सुबह वो निकले वहाँ से और शिपयार्ड की तरफ, मित्सुबिशी की शिपयार्ड की तरफ वो बढ़ने लगे। उसी वक्त उसे आसमान में दिखा B-29 अमेरिकी विमान, जिससे गिराया गया था लिटिल बॉय को। उस वक्त उसे लगा कि एक छोटा सा कुछ ऑब्जेक्ट है जो वहाँ से गिराया गया, जो 45 सेकेंड बाद धरती पर पहुँचा। और उसके बाद जो तबाही हुई, पहले उसे लगा कि एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके चलते वो कुछ दिख नहीं सकते थे कुछ सेकंड के लिए, और फेंडेड आउट भी हो चुके थे। और उसने बस देखा कि एक बड़ा भवंडर, एक मैग्नीशियम का जो फ्लेम होता है ना, फ्लेयर,
उसके जैसा, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहाँ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया था। दोनों ही जगह पे जब परमाणु हमले हुए तो वहाँ के 4-5 किलोमीटर के जो रेडियस है ना, वहाँ पे टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गए थे। तो आप सोच सकते हो कि कैसा लगता होगा। मैं सोच सकते हो कि आप सूरज के ऊपर हो, कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस। तो क्या कहना, फिर वहाँ पर जो शॉक वेव पैदा हुआ वो उसे उठाकर 2 माइल दूरी पर एक आलू के खेत में पटक दिया और वो फेंट आउट हो गया। जब उसका होश आया तो फिर वो देखा कि चारों तरफ सिर्फ धूल और मिट्टी और ऐश पूरा चला था। इतना फैल गया था धूल, मिट्टी और ऐश कि जो सूरज की रोशनी थे वो भी नहीं दिख रहे थे। वो भी मतलब कि सुबह के सूरज, आप सोचो, वो भी नहीं दिख रहे थे। तो कितना ज़्यादा भयानक सिचुएशन हुआ होगा इस वक्त। तो जैसे तैसे करके वो वहाँ से निकले और उसका पूरा बदन जल चुका था। 4 हैंड, मुंह सब कुछ जल चुका था। उसका जो एयर ड्रम थे वो ब्लास्ट हो चुके थे, रैप्चर हो चुके थे। पर किसी तरह से वो अगले दिन 7 अगस्त हिरोशिमा से बाई ट्रेन रवाना हुआ नागासाकी की ओर अपने घर लौटने के लिए। यहाँ तक कि एक जगह पे पुल भी टूटा हुआ था, वहाँ पर उसे लाशों के ढेरों में से तैरते हुए पार करना पड़ा। तो जैसे तैसे करके वो 8 अगस्त पहुँचा नागासाकी और वहाँ पर उसने प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए पहुँचा हॉस्पिटल। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद अपने घर पहुँचा, अपने बीबी हिसाको और बच्चा कात्सुटोशी के पास। पर अगले दिन जैसे तैसे करते, मतलब कि इतना सब सहने के बाद अगले दिन वो ऑफिस भी जाता है। नेक्स्ट दिन मतलब 9 अगस्त वो ऑफिस पे था। ऑफिस पे अपने बॉस के साथ, अपने कॉलीग के साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। और उसके बॉस को तो ये बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बॉम्बर इतना ज़्यादा तबाही कैसे फैला सकती है। और ये सब बात हो ही रहा था कि अचानक से उन सबको दिखा कि खिड़की के बाहर दूरी पर एक कुछ आँख का गोला जैसा। और उस वक्त यामागुची को लगा कि वो आँख का गोला शायद हिरोशिमा का जो बॉम्बारी हुआ है उसी का वहम होगा, वही उसे फॉलो कर रहा होगा दिमाग में। मगर जी नहीं, वो था फैटमैन। तब तक फैटमैन गिर चुका था और उसका जो शॉक वेव था उससे इस बिल्डिंग का पूरी जो शीशा था सब चूर चूर हो चुका था। इसके थोड़ी बाद वो जैसे तैसे करके अपना घर पहुंचा। घर पहुंच के देखा कि अपना बीवी और बेटा सही सलामत था, वो छुप गए थे कहीं पर। और इसके चलते आप सोचो कि क्या बीता होगा उस इंसान पे, और वहाँ पर जितने भी इंसान ने ये सब कुछ सहा होगा उन सब के ऊपर क्या क्या बीता होगा। तो 2006 में उनका पेट में कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। और 2009 में जेम्स कैमरन का एक फिल्म आया था एवेटर, शायद आप सब ने ज़रूर देखा होगा। उस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने जेम्स कैमरन से भी मिला और जेम्स कैमरन से अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। और 2010 में 93 ईयर्स के उम्र में उनका देहांत हो गया। मतलब इतना कुछ सहने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो सैल्यूट है ऐसे आदमी को जो इतना कुछ सहने के बाद भी 93 ईयर्स एज तक सरवाइव किए। और सैल्यूट है ऐसे देश को, जापान, जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी आज कई देशों से कहीं आगे है, कई मामलों में कभी आगे है। उनका कल्चर देखिए आप, जो लास्ट ओलंपिक में मैं हैरान हो गया कि पूरा स्टेडियम खाली हो गया, मगर इनका जो ऑडियंस था, जो दर्शक था जो स्टेडियम में, वो नहीं निकले। वो कब निकले? जब पूरा उन्होंने फैला हुआ कूड़ा सब साफ कर लिया, उसके बाद निकले। तो सैल्यूट है ऐसे देश के नागरिकों को। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा भयानक मंजर फिर किसी भी इंसान को या जानवर को या प्रकृति को दिखने को ना मिले। ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आप अगर इतिहास उठाकर देख लो, किसी भी युद्ध का परिणाम कैसा भी हो, मगर अच्छा नहीं होता है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर नहीं अच्छा लगा है तो फिर कोई बात नहीं, मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, फिर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ सबका दिन अच्छा बीते, वीकेंड अच्छा बीते।
और बाय दोस्तों।